नमस्कार। गुरु ज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल वैवाहिक बलात्कार से संबंधित है। आज के इस आर्टिकल में वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण यानी नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप से संबंधित समस्याओं और समाधानों की चर्चा की गई है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय ने वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है। भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपराधिक कानून में कई संशोधन किए गए हैं, लेकिन भारत में वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण की स्थिति महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकारों को कमजोर करती है। आइए अब जानते हैं वैवाहिक बलात्कार से संबंधित नवीनतम मामले को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में आवेदक पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका यानी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर निर्णय दिया है। पत्नी के आरोपों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 जो बलात्कार से संबंधित है, धारा 377 अप्राकृतिक शारीरिक संभोग से संबंधित और धारा 498A जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति की गई क्रूरता से संबंधित है। इन सब के तहत पति पर आरोप तय किए थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धारा 498A और धारा 377 के तहत तय आरोपों को तो बरकरार रखा, लेकिन धारा 376 के आरोप से पति को इस आधार पर मुक्त कर दिया गया कि धारा 375 जो बलात्कार की परिभाषा से संबंधित है, उसके अपवाद 2 के अनुरूप एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है के साथ संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चूंकि उच्च न्यायालय कानून के दायरे में रहने को बाध्य था, पास अन्य कोई विकल्प या निष्कर्ष उपलब्ध नहीं था। कानूनी परिकल्पना में विवाह के अंतर्गत सभी प्रकार के यौन संबंध परस्पर सहमत माने जाते हैं और पतियों को अपनी पत्नियों के साथ बलात् यौन संबंध या बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने या दंडित करने से छूट प्रदान की गई है। इसके बावजूद भारतीय आपराधिक कानून की विसंगतियां और विफलताएं जो इस निर्णय से उजागर हुई हैं, विचारणीय और परीक्षण के योग्य हैं। आइए अब बात करते हैं वैवाहिक बलात्कार के अपवाद मानने से संबंधित कुछ समस्याओं की। असंगत प्रावधान। एक पति पर किसी अन्य पुरुष की तरह ही यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ या दृश्य रतिकता और जबरन नग्न करने यानी फोर्सिबल डिसरोबिंग जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा अपनी पत्नी से अलग रह रहे पति पर बलात्कार का मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जो धारा 376B के तहत हो सकता है। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अन्य यौन अपराधों के साथ असंगत है। पितृसत्तात्मक धारणाएं। वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 14 समता का अधिकार जो मौलिक अधिकारों में निहित व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्यों का तिरस्कार करता है। जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ 2018 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यभिचार का अपराध असंवैधानिक था, क्योंकि यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि एक स्त्री विवाह के बाद अपने पति की संपत्ति होती है। वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना एक सदृश्य पितृसत्तात्मक धारणा की पुष्टि है कि विवाह के बाद एक पत्नी की व्यक्तिगत एवं यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार आत्मसमर्पित हो जाता है। विवाह संस्था के नष्ट होने की संभावना। वैवाहिक बलात्कार छूट को संरक्षित करने के लिए यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में मान्यता देना विवाह संस्था यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को नष्ट कर देगा। प्रति संरक्षण या संश्रय का सिद्धांत। वैवाहिक बलात्कार की गैर आपराधिक प्रकृति का उदय ब्रिटिश काल में हुआ था। वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने की धारणा बहुत हद तक पति संरक्षण या संश्रय के सिद्धांत से व्युत्पन्न और प्रभावित है, जहां विवाह के बाद स्त्री की पहचान यानी आइडेंटिटी को उसके पति के साथ संयुक्त कर दिया गया है।
1860 के दशक में जब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था, उस समय एक विवाहित महिला को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं माना जाता था। आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा से वैवाहिक बलात्कार को अलग या अपवाद के रूप में रखना विक्टोरियन पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित था, जो पुरुषों और महिलाओं को एक समान मान्यता नहीं देता था तथा विवाहित महिलाओं को संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। साथ ही पति और पत्नी की पहचान को संश्रय के सिद्धांत के तहत एक साथ संयुक्त कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के विरुद्ध हमारे संविधान के उदार और प्रगतिशील मूल्यों के विपरीत और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जैसे साधनों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों या दायित्वों का उल्लंघन करते हुए यह प्रावधान पुरुषों के समक्ष महिलाओं की अधीनता, विशेष रूप से विवाह के अंतर्गत, उनको रेखांकित करता है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपवाद की पुनर्व्याख्या की थी ताकि अपनी नाबालिग जिनकी उम्र 18 वर्ष आयु से कम है पत्नियों से बलात्कार करने वाले पति इस अपवाद के आधार पर बच न सके। यह उपयुक्त समय है कि वयस्क महिलाओं को भी विवाह में इसी प्रकार की सुरक्षा और गरिमा प्रदान की जाए। आइए अब देखते हैं महिलाओं पर वैवाहिक बलात्कार के क्या प्रभाव होते हैं। पत्नियों द्वारा वैवाहिक बलात्कार और अन्य दुर्व्यवहार महिलाओं में तनाव, अवसाद, भावनात्मक संकट यानी कि इमोशनल डिस्ट्रेस और आत्महत्या के विचारों जैसे मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करता है। वैवाहिक बलात्कार और हिंसक आचरण बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत को भी प्रभावित करता है। एक और पारिवारिक हिंसक माहौल उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित तो करता है, लेकिन दूसरी ओर ये घटनाएं स्वयं की और अपने बच्चों के उपयुक्त देखरेख कर सकने की महिलाओं की क्षमता को भी कमजोर करता है। अपरिचित या परिचित व्यक्ति द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़िताओं की तुलना में वैवाहिक बलात्कार की शिकार पीड़िताएं बार बार बलात्कार की घटनाओं का शिकार होने की अधिक संभावना रखती हैं। वैवाहिक बलात्कार पीड़िताएं दीर्घावधिक दैहिक आघातों का शिकार होती हैं, जो कई मामलों में अपरिचित व्यक्ति द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़िताओं के आघात से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिलाएं कई कारणों से विवाह में बने रहने को बाध्य होती हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण अधिक हिंसा का डर, वित्तीय सुरक्षा की हानि, आत्महीनता की भावना और साथी के व्यवहार में परिवर्तन की झूठी आशा है। अब आइए देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। विवाह की संस्था के विरुद्ध नहीं। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017 मामले में सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने का बचाव इस आधार पर किया था कि यह विवाह संस्था के विरुद्ध है। हालांकि इस दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह संस्थागत नहीं बल्कि व्यक्तिगत विषय है। विवाह की संस्था को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है सिवाय ऐसे कानून के जो विवाह को अवैध और दंडनीय बनाता है। इस परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक बलात्कार को अपवाद से बाहर निकाला जा सकता है। वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को इस रूप में परिभाषित किया गया है: लिंग आधारित हिंसा का ऐसा कृत्य जो महिलाओं के शारीरिक, लैंगिक और मानसिक हानि या पीड़ा का परिणाम देता हो या देने की संभावना रखता हो, और इसमें ऐसे कृत्यों से उत्पन्न खतरे, स्वतंत्रता से बलपूर्वक या मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, चाहे वे सार्वजनिक जीवन में घटित हों या निजी जीवन में। वर्ष 2013 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति यानी CEDAW ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना चाहिए। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप मामले में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित JS वर्मा समिति ने भी वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण की अनुशंसा की थी। इस कानून की समाप्ति से महिलाएं उत्पीड़क पतियों से सुरक्षित होंगी। वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिए
आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगी और घरेलू हिंसा एवं यौन शोषण से स्वयं की रक्षा में सक्षम होंगी। महिलाएं अधिकार जागरूकता कार्यक्रम सुचारू रूप से कार्यान्वित जागरूकता अभियान लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को आश्रय, परामर्श, व्यावहारिक एवं कानूनी सलाह और सेवाएं प्रदान कर सकता है। जागरूकता के प्रसार के लिए स्थानीय, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक एवं निवारक कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं निष्कर्षों पर। भारतीय कानून एवं पतियों और पत्नियों को पृथक तथा स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान करते हैं और आधुनिक युग में न्याय प्रणाली प्रकट रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित हुई है। इसलिए यह उपयुक्त समय है कि विधायिका को इस कानूनी दुर्बलता या विसंगति का संज्ञान लेना चाहिए और आईपीसी की धारा 375 अपवाद 2 को निरस्त कर वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार कानूनों के दायरे में लाना चाहिए।